अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नैब अमेंडमेंट्स, नैब का दायरा पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमेशा से मुतनाज़ रहा और स्पेशली इमरान खान साहब के दौर में उसका जिस तरह इस्तेमाल किया गया और जिस तरह से सियासी मुखालिफिन को रगड़ा लगाया गया, उसके बाद वो सियासी मुखालिफिन जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा शामिल थे, जैसे ही वो PDM के नतीजे में दौर इक़्तिदार में आए, सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, नैब को इन अ वे टूथलेस कर दिया। जो अमेंडमेंट्स उन्होंने की थी उससे उनके केसेस ख़त्म हो गए और इसी बात को बेस बनाते हुए इमरान खान साहब ने उन अमेंडमेंट्स को चैलेंज कर दिया। अच्छा, उनको तो उस फैसले पर जो इमरान खान साहब ने जो पिटिशन लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट के रूबरू, वो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब की बात सुन ली और उन अमेंडमेंट्स को कलअदम कर दिया। अच्छा, उसके बाद निगरान हुकूमत आई। निगरान हुकूमत ने उसको फिर इंट्रा कोर्ट अपील के ज़रिए जो फैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने दिया उसको चैलेंज कर दिया। वो कहते हैं ना, गेंद सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह। इस तरह से ये केस चलता रहा। उसकी जितनी भी समातें हुई, 3 रुकनी बेंच जिसमें 2-1 से जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसला दिया था, अब उस पर 5 रुकनी जब लार्जर बेंच बैठा है तो 5-0 अख्तर भी थे और नहीं, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मंसूर अली शाह, उस वक्त उन्होंने उससे इख्तलाफ किया था फैसले से। उन्होंने एक नुक्ता उठाया था जिससे आज हम देख रहे हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इन अ वे सेकेंड किया है, इजाफी नोट लिखा है, कुछ सवालात उठाए हैं। अच्छा, 5-0 से ये फैसला आया है, 5-0 से, और ये 6 जून को महफूज किया गया था। अब आप देखें, जून से लेकर आज तक जितने भी मराहिल तय हुए, अब आज जो ये फैसला आया है इस पे हैरत अंगेज बात ये है कि नून लीग को भी रिलीफ मिल रहा है, पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी रिलीफ मिल रहा है। लेकिन इमरान खान साहब एक तरफ खुश हैं, वो कह रहे हैं मेरे तो दोनों केसेस ख़त्म हो गए, तोशाखाना 2 भी और अलकादिर ट्रस्ट केस भी, लेकिन NRO 2 भी उनको मिल गया, यानी इस हुकूमत में जो लोग बैठे उनको भी मिल गया। मुझे आपसे ये जानना है कि इस फैसले के असरात क्या होंगे नैब पर भी और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। हाँ जी, इसमें 2-3 चीज़ें रह गई, मैं इजाफा कर दूँ जी। एक ये कि इमरान खान ने हाल ही में एक बयान दिया था जी कि इस केस का फ़ैसला उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक मुझे कन्विक्ट नहीं कर दिया जाएगा इन दी 190 मिलियन पाउंड केस, अलकादिर ट्रस्ट केस में। जब वो हो जाएगा तो फिर जज जो है वो इसका फ़ैसला दे देंगे हुकूमत के हक़ में। मगर और काजी फायजी सा इसलिए नहीं देगा क्योंकि वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं। आज उन्होंने फ़ैसला दे दिया और वो फ़ैसला आपने जैसे पॉइंट आउट किया कि वो खान साहब के हक़ में भी है कि अब खान साहब के ऊपर जो नैब के केसेस थे वो भी नहीं चल सकेंगे, बिकॉज जो 190 मिलियन पाउंड वाला है वो तो मतलब कोई नहीं केस चल सकते उनके ऊपर। तो अब ये इस किस्म के इश्यूज बन चुके हैं। खान साहब जो कन्वीनियंट होता है वो बात कर देते हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि NRO उनको मिल गया है जी, NRO 2 मिल गया और क्या इनको जो फैसिलिटी मिल गई है या सहूलत मिल गई है उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा। तो बात यह है कि जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जज हजरात ने जो फ़ैसला किया है वो ये कहा है कि जो बंदयाल साहब ने जो फ़ैसला दिया था जी, वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर दिया था कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जी। तो यहाँ इन्होंने ये कहा है कि कोई वायलेशन नहीं हुई फंडामेंटल राइट्स की या इस किस्म की चीज़ थी, ऑर्डिनरी तरमीम है। पहले 10 करोड़ रुपए के ऊपर था, अब 50 करोड़ के ऊपर कर दिया। अगर उस वक्त 10 पे एतराज़ नहीं था तो 50 पे क्यों एतराज़ है? या तो कोई क्राइटेरिया 10 करोड़ का होता तो उसके ऊपर जो होंगे वही देखे जाएंगे या उससे कम होंगे जो देखे जाएंगे एंड सो ऑन। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है, कानूनी फ़ैसला है। अब आपको पसंद आए या ना पसंद आए, कोई छुटता है कोई पकड़ा जाता है, ये तो अलग बात है। मगर देखिए, आपने कहा कि इमरान खान और PDM गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और ये केसेस, एक्चुअली मुशर्रफ के ज़माने में नैब बनी थी जी। और जब ये नैब बनी थी तो ये सियासतदान जो थे उस वक्त के, उसमें इमरान खान तो नहीं था, नवाज शरीफ की पार्टी थी और पीपल्स पार्टी थी, इन्हीं को धरा था इनके अंदर। और उसके बाद बहुत से इस किस्म के इश्यूज़ भी हुए और बड़ी नैब के अंदर करप्शंस भी और इनकॉम्पिटेंसीज भी नज़र आई। उस वक्त जनरल्स यूज्ड टू रन नैब, वो तो बाद में सिविलियंस को इन्होंने अपॉइंट करना शुरू किया और अब
तो इस किस्म की सिचुएशन है। जजेस ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। उन्होंने कहा जी कि पार्लियामेंट का हक है वो कानून बनाए जी। हम कौन होते हैं उस कानून को चैलेंज करने वाले? गेट कीपर का किरदार हम गेट कीपर्स नहीं हैं पार्लियामेंट के। ये मैं समझता हूँ पहली दफ़ा ये बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही होता है ना आयशा, हम कहते हैं कि जजेस आर राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जो बंदयाल साहब ने किया सारा वक्त यही तो इल्ज़ाम था उनके ऊपर। एक जजमेंट नहीं, काफ़ी जजमेंट थी जिसके अंदर उन्होंने आइन लिखनी शुरू कर दी थी, और वो आइन इस तरीके से लिख रहे थे कि इमरान खान को फ़ायदा हो रहा था और PTI को फ़ायदा हो रहा था। तो अब ये जो जजमेंट है इसके अंदर बड़ा क्लियरली कह दिया गया है कि हम 2-3 बातें कही हैं ना। पहली बात तो ये कही है कि हम कौन होते हैं गेट कीपर पार्लियामेंट के। एक्चुअली पार्लियामेंट गेट कीपर है मुल्क का, ठीक है, पहली बात तो ये। तो हमें ये लिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कानून को। जो कानून वो बनाते हैं उसका हक है। अगर ये कानून बनाते हैं और उसके बाद उसके ख़िलाफ़ कोई कानून बना देते हैं, दोनों कानून जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। अच्छा। तो इस पार्लियामेंट ने बनाए वो अपनी मौक़िफ़ चेंज भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ पार्लियामेंट आ सकती है, मुख्तलिफ सिचुएशंस राइज़ कर सकती हैं। तो दूसरी बात उन्होंने एक और बड़ी अहम की है, वो ये कह रहे हैं कि हमें अगर एक ऐसा कोई केस आता है जहाँ कुछ शक शुबा है कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है या उसके हक़ में है, तो हमें जो फैसला करना है वो हम पार्लियामेंट के हक़ में करें, उनके ख़िलाफ़ ना करें। देखिए कितना बड़ा बयान है ये। बिल्कुल। तो ये पहली दफ़ा पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, नॉट सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये फिलॉसफी जो है इसको आर्टिकुलेट किया गया। और आइन के अंदर भी यही फ़लसफ़ा है। वो तो थोड़े गड़बड़ होनी शुरू हो गई थी इफ्तिखार चौधरी के ज़माने से कि सुप्रीम कोर्ट इज़ सुप्रीम and stands above parliament. तो इसलिए I think this is a good judgment for these reasons. अच्छा। देखिए पार्लियामेंट जो भी हो, गंदी हो, अच्छी हो, रिग्ड हो, नॉन रिग्ड हो, आफ्टर ऑल ये कोई नई बात नहीं है। कौन सी पार्लियामेंट आज तक हुई है जिसको सारी कौम ने एक्सेप्ट किया है? हर एक के ऊपर तो इल्ज़ाम लगता है कि ये रिगिंग की रिज़ल्ट है ये पार्लियामेंट। अगर 90 की दिहाई में बेनज़ीर और नवाज शरीफ की पार्लियामेंट्स को इल्ज़ाम लगता था कि वो रिग्ड है, तो मुशर्रफ की पार्लियामेंट के ऊपर भी लगा, जनरल ज़िया की शोदा क्या था वो मजलिस शूरा जो था उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा, अयूब खान की बेसिक डेमोक्रेसी के ऊपर भी लगा। तो क्या है इस मुल्क में, एवरी टाइम यू हैव एन इलेक्शन इल्ज़ाम लगता है ऑफ रिगिंग। बांग्लादेश ने भी रोना धोना इसीलिए किया था। तो अब बात यह है कि अगर इलेक्शन में रिगिंग ना हो तो पोस्ट इलेक्शन रिगिंग हो जाती है। कुछ ना कुछ ट्यूनिंग चलती रहती है। तो अब एक दफ़ा हुकूमत बन जाए तो उसको फिर गिराना नहीं चाहिए, उसको फिर अपने 5 साल पूरे करने देने चाहिए। अच्छा। बिकॉज कोई भी यहाँ सेक्रेट नहीं है, एवरीथिंग इज अप फॉर ग्रैब्स। मगर कोई स्टेबिलिटी तो होनी चाहिए इस मुल्क में, और जब वो नहीं होती तो फिर क्या होता है, फिर इंटरवेंशन हो जाती है मिलिट्री की। वो आते हैं 10 साल बैठ जाते हैं, उनको कोई चैलेंज करने वाला कोई नहीं होता, वो PCO निकाल देते हैं, जजेस फारग हो जाते हैं, अपने जजेस ले आते हैं। तो फिर ये फ़ायदा क्या है इससे कोई झगड़ों का? इट्स टाइम वी सैट डाउन एंड एस्टैब्लिश सम रूल्स ऑफ द गेम, जिसके अंदर आइन अपनी जगह पे, जुडिशरी अपनी जगह पे, पार्लियामेंट अपनी जगह पे। या तो हो ना हम कहें कि जी एस्टैब्लिशमेंट इज़ प्योर, पार्लियामेंट इज़ प्योर, जुडिशरी इज़ प्योर, ब्यूरोक्रेसी इज़ प्योर, और इनको अगर आप हिलाएंगे तो गड़बड़ होगी। ऐसी सूरत हाल नहीं है, आइडियल सिचुएशन नहीं है ही नहीं है। नोवेयर इन द वर्ल्ड आर इंस्टीट्यूशंस प्योर, इट्स मोर और लेस प्योर और मोर और लेस इम्प्योर। और हमारे यहाँ तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि जिसके ऊपर दाग ना लगा हो। किसी न किसी स्टेज पे बड़े सीरियस दाग लगे हैं जिनको आप स्टेन रिमूवर के साथ भी नहीं रिमूव कर सकते। वो कहते हैं ना कि लेमन एंड बेकिंग सोडा डाल दें और विनेगर डाल दें तो उसके साथ सारे स्टेन्स जो है रिमूव हो जाते हैं। यहाँ नहीं होते रिमूव, तारीख में लिखे जाते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे करने की कोशिश भी बहुत कम हुई है ना। जब दाग मिटाने की कोशिश की गई तो सिर्फ एक भुट्टो रेफरेंस में हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इजाला करने की कोशिश की, लेकिन उससे बात आगे नहीं बढ़ी। नहीं, वो रिमूव इस तरीके से करते हैं कि उनके खिलाफ जो आपने बैड फैसले दिए होते हैं, फिर अंडर प्रेशर आके अपना फैसले को रिवर्स कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसमें बहुत देर हो चुकी है। वो देर 10 साल लग जाते हैं। वैसे आपने ये अच्छा याद करवाया कि इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले ही याद किया था कि ये नैब अमेंडमेंट्स केस का फैसला नहीं आ रहा, और हैरत अंगेज बात, फिर उसके बाद कॉज लिस्ट जारी हुई और ये फैसला हो गया। अब उन्होंने जो इस बारे में मीडिया से गुफ्तगू किया, जाहिर है वो ये तो नहीं कहेंगे कि उन्हें गलत फहमी हुई थी, उन्होंने जिस बात में आके ये बयान दे दिया, क्योंकि अब जाहिर है वो दूसरी तरफ जाएंगे ना कि NRO 2 दे दिया हुकूमत को। लेकिन वो साथ ही कह रहे हैं कि हमारा तोशक खाना का नया केस फारिग हो गया क्योंकि उसकी मालियत
शायद 11-12 करोड़ है। और उन्होंने कहा है कि अल-कादिर ट्रस्ट केस भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है। अच्छा, वो कह रहे हैं मुझे तो खुशी मनानी चाहिए, लेकिन वो इस बात से भी खुश नहीं है कि उधर NRO 2 क्यों मिल गया। अब जो अल-कादिर ट्रस्ट केस है, अब ये जो नैब अमेंडमेंट हुई थी वो ये कहती है कि कैबिनेट के किए गए डिसीजंस को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, तो इस वजह से ये समझ रहे हैं कि अल-कादिर ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, तो फिर तो इमरान खान साहब के खिलाफ क्या बचा? सही है। देखिए, अगर ख़त्म ना हो केस 190 मिलियन वाला जी, तो वो तो कैबिनेट की अप्रूवल है उसमें। तो वो और बात है देखा या नहीं देखा, मगर अंगूठा तो लगा दिया ना जी। तो क्या आप सारी कैबिनेट को नैब के अंदर या किसी और तरह के कानून के अंदर डिस्क्वालीफाई कर देंगे? नहीं हो सकता। तो इसलिए लोग ये कहते हैं कि ये जो केस है 190 मिलियन वाला, ये इसमें कोई सज़ा मुश्किल ही लगता किसी को हो। अच्छा। अगर होगी भी तो ओवरटर्न हो जाएगी, बिकॉज प्योरली ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। अच्छा। और ये जो कानून अब ओके हो गया ना कि अगर काबीना ने कोई चीज़ की है जी, तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर को होल्ड नहीं कर सकते रिस्पॉन्सिबल। ये तो बिकॉज एक ज़माना था कि व्हेन प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजंस कुड बी चैलेंज्ड, मगर साकिब निसार साहब ने फिर एक फैसला दिया कि ये दिस इज़ नॉट अ गवर्नमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर, दिस इज़ अ गवर्नमेंट बाय कैबिनेट। बिल्कुल। आज इसलिए ये होता है कि अगर चिड़िया ने भी उड़ना हो ना तो वो कैबिनेट की अप्रूवल ज़रूरी होती है। अब उन्होंने एक नया सिस्टम बना लिया है। प्राइम मिनिस्टर कहता है कि जी मैं फैसला किया, ठीक है जी, कैबिनेट अप्रूवल ले लें। वो करते क्या है कि एक ईमेल डालते हैं जिसे कहते हैं सर्कुलर। अच्छा। वो सारे कैबिनेट मेंबर्स को ईमेल चली जाती है कि प्राइम मिनिस्टर ये चाह रहे हैं, आप मेहरबानी करके अपना ओपिनियन इस पे दे दें, ओके या नॉट ओके। मगर साथ ये भी लिखा होता है कि अगर आप कोई जवाब नहीं देंगे तो हाँ समझा तो हाँ समझा जाएगा। ये बाय द वे ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर भी यही रूल्स हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के अंदर भी यही है कि आपने बोर्ड से इजाज़त लेनी होती है हर बड़े फैसले की, स्पेशली फाइनेंस रिलेटेड और लीगल रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो आप अगर बोर्ड को लिखते हैं कि जी हमें इसकी इजाज़त चाहिए, तो अगर जवाब ही नहीं आता 5 मेंबर्स से बोर्ड आपका 8 मेंबर्स का है और 5 मेंबर्स जो हैं वो जवाब ही नहीं देते और 3 कहते हैं कि नो, तो जिन्होंने जवाब नहीं दिया होगा उनको यस ट्रीट किया जाता है और वो रेजोल्यूशन पास हो जाती है। तो ये एक कंडीशन है इन सर्कुलर्स कि अगर आप जवाब नहीं देंगे इट विल बी टेकन टू मीन ए यस। तो अब सारे कैबिनेट के जो भी फैसले शहबाज शरीफ साहब अनाउंस करते हैं जो उनके ऊपर सबकी कैबिनेट की अप्रूवल होती है बाय सर्कुलर रेजोल्यूशन। अच्छा, तो अब नैब का जो वजूद है, सेठी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब नैब को हमेशा इकोनॉमी के लिए ख़तरा करार देते रहे। वो कहते थे नैब के होते हुए तरक्की नहीं हो सकती, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते थे कि इक़्तिदार में आके नैब को हम ख़त्म कर देंगे। अब जो इसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं उसमें कैबिनेट के डिसीजंस को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया, बारे सबूत नैब पर डाल दिया, रिमांड 90 से कम करके पहले 14 दिन, फिर दोबारा तरमीम करके 30 दिन किया, फिर जो नामजद मुल्ज़िम है उसकी ज़मानत का इख्तियार हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच से लेकर एहतसाब अदालत मुंतकिल कर दिया, फिर 50 करोड़ की एक लिमिट दे दी, मालियत दे दी। इसके बाद नैब कैसे करप्शन केसेस को डील करने के एक्चुअली नैब की ज़रूरत भी नहीं है। फिर देखिए हर डिपार्टमेंट, हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट होती है। तो अगर उस एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, न्यूट्रल लोग लगा दिए जाए वहाँ। अच्छा, अगर नैब में न्यूट्रल लोग लग सकते हैं तो वहाँ भी लग सकते हैं। और नैब को तो एज अ पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल किया गया, यही बात कही गई डिसीजन। तो यही तो इसलिए मेरा ख्याल है अब नैब की यूटिलिटी ख़त्म हो चुकी है। इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया है पहले दिन से। और जहाँ सियासी तौर पे नहीं किया गया, जहाँ जेन्युइनली बिजनेसमैन और कमीशन एजेंट्स और इस किस्म के लोगों के ऊपर केसेस हुए हैं, इंपोर्ट में ये कर लिया, एक्सपोर्ट में ये कर लिया, नैब केस बन गया, तो वहाँ आम तौर पे ये हुआ है कि 90% या 80% केसेस में उन्होंने प्ली बार्गेनिंग की है। अच्छा, क्योंकि नैब प्रूव नहीं कर सकी, प्रोसिक्यूट नहीं कर सकी, एविडेंस नहीं इकट्ठी कर सकी जिस किस्म की एविडेंस अदालत में खड़ी हो, तो वो करते कि ऐसे जेल में डाल देते थे, नैब की जेल में, और रिमांड पे रिमांड लिए जाते थे, उनको कोई छोड़ने वाला नहीं था। साल लोगों को रखा, फवाद को रखा एंड सो ऑन एंड चीमा को रखा और बहुत से लोगों को रखा अंडर नैब, हमारे पॉलिटिशियंस को रखा। जी, साद रफीक साहब भी उनके पास रहे, सब लोग सब चक्कर लगा के हुआ है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, हाँ, मिफ्ता वगैरह ये सब हुआ है। तो अब बात ये है कि नैब शुड बी एबॉलिश्ड।
मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल को अगर ये कर भी देते, इनका इरादा तो यही था कर देंगे, मगर शोर पड़ जाना था ना कि लो जी अपने केसेस ख़त्म करने के लिए किया। तो मेरा ख्याल है इन्होंने 2 स्टेप अप्रोच ली थी कि पहले स्टेप में हम थोड़ी सी अमेंडमेंट कर देते हैं, आगे जाके देखा जाएगा, हम सब ख़त्म कर देंगे। अच्छा। पहले तो इमरान को भी फंसाया जाए उसके अंदर, नैब के अंदर, फिर जब हम ख़त्म करेंगे तो हम कहेंगे सिर्फ हमारा तो नहीं, तो इमरान भी तो उसमें बच गया ना। हमने तो इन प्रिंसिपल फैसला कर लिया। तो मेरा ख्याल है दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज। अगली स्टेज आ सकती है व्हेन नैब इज़ गॉट रिड ऑफ। मगर मेरी ये प्रेडिक्शन है कि अगर इमरान खान फिर पावर में कभी आ गया तो वो एक फिर नैब बना देगा। अच्छा, नाम तब्दील करके। नाम तब्दील करे या ना करे, फिर बंद करके सबको अंदर कर देगा। अच्छा। हाँ, उसका मकसद ही है कि इनको वाइप आउट करना है। एविडेंस है या नहीं है, बस लोगों को जहन में ये है कि ये करप्ट है, मैं नहीं हूँ, अल्लाह खैर तरी चलो सारे नो। अच्छा। एंड दैट्स हिज फिलॉसफी। इसीलिए वो आज भी डेमोक्रेटिक रूट नहीं इस्तेमाल करना चाहते टू कॉम्प्रोमाइज एंड टू सिट अक्रॉस द टेबल विद ऑल पॉलिटिशियंस। हाँ, आर्म ट्विस्टिंग के लिए चाहिए कोई देखिए ना ना, कोई सिंध के अंदर तो खान साहब को नहीं ना वोट मिला, ठीक है ना, वहाँ तो पीपल्स पार्टी को वोट मिला है, या एमक्यूएम के लोगों को मिला है, या जमाती इस्लामी को मिला है, जेयूआई को थोड़ा बहुत मिला है, एंड सो ऑन। इंडिपेंडेंट्स भी हैं, खान साहब को मिला थोड़ा बहुत, बट नॉट मच। तो अगर एक पूरी प्रोविंस जो है इज़ नॉट विद खान, इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी पीटीआई जो है पिटी हुई है, बट वहाँ ज़्यादातर इंडिपेंडेंट्स हैं, नून लीगर्स हैं, बलोच नेशनलिस्ट हैं, एंड सो ऑन, ट्राइबल लीडर्स हैं। जेयूआई तो कि अब पंजाब में है ना, जहाँ जंग थी, जहाँ नून लीग और पीटीआई में, तो अब वहाँ जाहिर है कि वो जंग जारी रहेगी, और वो आगे जाके जंग जो है वो अगर इमरान खान साहब सर्वाइव कर जाते हैं ये पीरियड, और फिर रिहा भी हो जाते हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाता है, और एनआरओ भी मिल जाता है, और अगली इलेक्शन में हिस्सा भी लेते हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ एस्टैब्लिश हो जाता है, तो देन आई थिंक देयर विल बी अ फाइट इन पंजाब। इसमें तो कोई शक नहीं है, बिकॉज मरियम भी डट के बैठी हुई है, और पता नहीं इस्टेब्लिशमेंट खान साहब को पूरा ट्रस्ट करेगी कि नहीं करेगी। एट द एंड ऑफ द डे बड़ा इंपॉर्टेंट है द ट्रस्ट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। तो यानी इस फैसले के बाद तो हम यही समझे कि उसूली तौर पर सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई का ही एक मामला रह गया। ये जनरल रिटायर्ड फैज़ अगर कुछ कहते हैं, जनरल रिटायर्ड फैज़ का मामला जो है ना, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जो गली कोई नहीं। अच्छा, सीधी गल बड़ी है आजकल, सारे वी लॉगर्स लगे हुए हैं। अच्छा। को जी माफ़ ही नहीं होना, वो जी फड़ के ले जाएंगे, वो जी स्टार विटनेस जब जनरल फैज़ होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बातें तो ये चल रही हैं। काइट फ्लाइंग ही कहेंगे ना इनको। नहीं, मैं नहीं काइट फ्लाइंग कहता। अच्छा, मैं कह रही हूँ, आप कह रही हैं। हाँ, क्योंकि खान के खिलाफ कुछ नहीं हो सका। नहीं, यू आर रॉन्ग। इन्होंने बहुत आगे चले गए अब। अच्छा। They've gone too far। अगर इस स्टेज पे ये पीछे हट जाते हैं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा। हाँ, तो आई थिंक आप इसको लाइटली ना लें। ठीक है, हम इसको लाइटली नहीं लेते, लेकिन हम लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कैसे लें ये आपने हमें बताना है कि नादरा के चेयरमैन लगाए गए थे लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर निगरान हुकूमत में। जब इनको अपॉइंट किया गया था तभी बहुत से एतराज़ात उठे थे कि आप कैसे हाजिर सर्विस को इस तरह से लगा सकते हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी तैनाती कलअदम करार दे दी है, और फैसले में जो कुछ लिखा है मैं जानना चाहूँगी कि उसके असरात क्या हो सकते हैं मुस्तकबिल के मंजरनामे। देखिए, ये एक गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट जी, कोई इजाज़त नहीं है इस किस्म के फैसले करने की। मेजर अपॉइंटमेंट्स नहीं कर सकते वो। मगर जो वो केयर टेकर गवर्नमेंट थी वो तो ऐसे थी जैसे गवर्नमेंट है। उन्होंने बहुत सी अपॉइंटमेंट्स की, हाँ, जो कि इजीली चैलेंज हो सकती थी, जिसमें एक ये थी, एक पीसीबी के अंदर अपॉइंटमेंट्स थी, जाते जाते वो नहीं कर सकते थे, उन्होंने वो भी कर दी, चेयरमैन लगाने शुरू कर दिए, और उनको 3-3 साल की टेन्योर के लिए एंड सो ऑन। तो मतलब है कि बहुत सी चीज़ें उन्होंने गलत की, मगर उनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं था, बिकॉज उनके पीछे जो लोग खड़े थे वो समझते थे कि इन्हीं की गवर्नमेंट है, इनको कौन चैलेंज करेगा। तो अब सिचुएशन ये है कि ये पहला चैलेंज है जी। मेरी उम्मीद है कि और भी उनके बहुत से इस किस्म की हरकतें थी, उनको भी चैलेंज करना चाहिए था, और उनको भी ख़त्म करना चाहिए था। केयर टेकर्स की एब्सोल्युटली दे हैड नो राइट टू डू मैनी थिंग्स। मगर उसमें ये था, आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ा कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसके अंदर ऐसे ऐसे लोग अपॉइंट हो गए हैं जिनको अपॉइंट नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल। तो इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा था गवर्नमेंट को। अच्छा। उस ख़त में लिखा था कि ज़रा ख्याल करें, आप अपॉइंटमेंट्स जो करने जा रहे हैं या कर रहे हैं उस पर एतराज़ खड़े हो सकते हैं, हाँ, और उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ना उसमें कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए दैट वायलेट्स योर राइट, ओके, या आप
ट्रांसग्रेस कर रहे जो हैं, मैंडेट आपको हाँ, मिला है आप मिलेगा। उसको वापस ना करें। हाँ मत करें। और अगर ऐसी कोई सूरत है जिसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी है, कोई अपॉइंटमेंट के बारे में, वो उसके बारे में हमें आगाह करें, जी। हम चेकआउट करेंगे। मगर गवर्नमेंट ने एक केस भी नहीं भेजा। और कुछ प्राइवेट सिटीजन्स ने इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया कि फलाना फलाना जो है वो इलीगल अपॉइंटमेंट हुई है, आप मेहरबानी करके इसको देख लें। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं, जब तक गवर्नमेंट हमें नहीं कहेगी देखें, हम नहीं देख सकते। हाय हाय, अच्छा हाय हाय। बेबसी हाय हाय। हाय हाय। बस मतलब इतनी सी ये बात हमारे में- ज़माने में इलेक्शन कमीशन कहती थी इसको आप नहीं अपॉइंट कर सकते, इसको आप नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और बिकॉज आई वॉज चीफ मिनिस्टर पंजाब फॉर 3 मंथ्स, तो मुझे तो पता है ना इलेक्शन कमीशन क्या कहती थी और क्या नहीं कहती थी, और हम कितनी स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे इलेक्शन कमीशन। तो आज की सूरत हाल ये है, गवर्नमेंट कहती है उठ जाओ गुड़ियाँ उड़ाओ, तुसी होंदे कौन हो। उसके बाद जजेस भी ये कहते हैं, ओए इलेक्शन कमीशन वाले हो जाओ, तुसी होंदे कौन हो, असी रह गया सारा। एंड इलेक्शन कमीशन कभी इधर भागती है, कभी उधर भागती है। हाँ, आप भी 3 महीनों के बजाय 6 महीने के लिए आते तो शायद कुछ और कर पाते, फिर मैं बह जाना सी, मैं नहीं सी जाना फिर। या अगली सीट पक्की करके जाते। ये भी है। हाँ, 6 महीने जो रह जाते। हाँ, आप इशारे कहीं कर रहे हैं, मैं आई एम नॉट राइजिंग टू द बेट। आई नो यू गॉट मी, बिंगो। तो इस बात में है बहुत से, इस फैसले के हवाले से भी आपको वाज़ेह हो जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है इसका मुस्तकबिल। वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद। सिटी से सवाल में साथ देने का शुक्रिया। सिटी साहब, कुछ दिन पहले आपने जिक्र किया था ब्रेन ड्रेन का, दादोशुमार भी आपने बताए थे, काफ़ी हौलनाक हैं, ख़तरनाक हैं, तशवीशनाक हैं। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कमोबेश इसी से जुड़ी लगती हैं। बशीर चौधरी साहब वो एक रिपोर्ट दे रहे हैं कि सरकारी खर्च पर PhD करते हुए बैरून मुल्क जाने वाले 99 स्कॉलर्स ही गायब हो गए। ये रिकॉर्ड देखें ज़रा। 1.5 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दी हायर एजुकेशन कमीशन इन लोगों के ऊपर, और ये जाके हाँ स्किप हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आप करके वापस आएंगे टू सर्व इन योर यूनिवर्सिटीज जी। और ये करते क्या है, पैसे लेके चले जाते हैं और फिर वहाँ गायब हो जाते हैं और आते नहीं है वापस। इसकी वजह क्या होगी ये तो मैं आपसे जानूंगी। मेरा ख्याल है मैं 3-4 चीज़ें आपके सामने इसलिए रख लूँ कि शायद ये कनेक्टेड है, आप ही रोशनी डालेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब ये जो पाकिस्तान की वजारत खारजा नेशनल असम्बली को बता रही है वो ये कि 20,000 पाकिस्तानी बैरून मुल्क कैद है, जिनमें से 10,000 तो सऊदी अरेबिया में है। अब बोलें अब आप ये देखें कि 2 सालों के दौरान 2022 में ये 11,000 तादाद थी और 2024 से ये तो ये डबल हो चुकी है। इन 2 सालों में ज़्यादा हुई, यानी पैनिक शायद ज़्यादा हुआ। नहीं, क्रिमिनलिटी बढ़ रही है इस मुल्क में। हाँ, ये भी चीज़ें, और इसमें आगे भी उन्होंने बताया कि किस किस तरह से पहले मामलात किए जाते थे, उनको कानूनी मुआवनत फराहम की जाती थी बैरून मुल्क। ग्रीस में और सऊदी अरब में हज़ारों पाकिस्तानी कैद हैं, अब उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, फिर उन्हें वहाँ सजाएँ हो जाती हैं, उसको परसू नहीं किया जाता। फिर हम ख़बरें तवातर से सुनते आए हैं कि हमारी एयरलाइन के अमले के अफराद स्किप हो जाते हैं। फिर कनाडा और बड़ा फेवरेट डेस्टिनेशन। जी, इसके अलावा हॉलैंड में भी हमने देखा, कुछ प्लेयर्स के हवाले से खबरें आई थी। मैं गेम को मेंशन नहीं कर रही थी, फिर मैंने सोचा मैं वहाँ पर मेंशन उनके स्किप होने के हवाले से इत्तलात आई तो उनकी फैमिली ने डिनाई किया कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो PHF के एहलकार थे उन्होंने कहा कि हॉकी वालों ने असाइलम मांगी थी जी, और इसलिए उनको इन्होंने पकड़ा, उन्होंने कहा असाइलम मांग रहे हो, भाग रही है। तो ये चीज़ें हैं कि जर्नलिस्ट कुछ ऐसे हैं जो स्किप हो जाते हैं। ये भी रिसेंट ये खबरें आ रही हैं कि वर्ल्ड कप के दौरान जो अमेरिका में था तो 1-2 इधर उधर हो गए। हाँ। जो गए हुए थे PCB के एक्सपेंसेस के ऊपर। अच्छा। उनको PCB ने टिकट दिए थे। अच्छा। और मैंने सुना है कि वर्ल्ड उधर ऑस्ट्रेलिया में जब बायलैटरल सीरीज हो रही थी तो उधर भी कुछ लोग PCB की तरफ से उन्होंने वीज़े दिलवाए। हाँ। और उनको शायद टिकट भी दिलवाए। अच्छा। और वो चले गए और वहाँ से कुछ लोग 2-3 लोग गायब हो गए एंड सो ऑन। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने न्यू गाइडलाइंस और वीज़ा की इशुएंस जो है और जो ट्रैवल के हवाले से इंस्ट्रक्शंस हैं उनको रिन्यू किया जब उन्हें पता चला कि पॉलिटिकल असाइलम यूरोप में ले लिया गया है। जॉइंट सेक्रेटरी थे सेनेट सेक्रेटेरिएट के, उन्होंने असाइलम अप्लाई कर दिया। इसका इसहाक डार साहब ने भी नोटिस लिया। मुझे आपसे ये जानना है कि इस तरह के रुझानात में इजाफा क्यों होता जा रहा है? नहीं, आप देखिए ना, मैंने आपसे कहा कि ये मुल्क दिन ब दिन ज़्यादा क्रिमिनलिटी की तरफ जा रहा है। अब हर पाकिस्तानी के जहन में ये बात आती है कि शॉर्टकट कैसे मारा जाए। वो देखते हैं कि जो रूलिंग क्लास है वो देखते हैं कितनी चोरी हो रही है ऊपर, इसीलिए लोग टैक्स नहीं देते ना। वो कहते हैं यार हम टैक्स दे दें, जेबें काट के हम टैक्स दें। और जिस तरीके से हमारी इलेक्टेड एंड नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स पैसा ज़ाया करती हैं या करप्शन करती हैं या वेस्टेज करती हैं, तो फिर फ़ायदा क्या?
सो you learn from your elders. जी अगर योर एल्डर्स आर डूइंग क्रुकरी एंड गेटिंग अवे विद इट, तो फिर आप भी सोचते हैं कि यार शॉर्टकट। अब शुरू हमने देखा था कि ये जो क्राइम थी ये बढ़ती जा रही थी कराची में, उस वक्त MQM का ज़माना था, जी जी ठीक है, और वो ज़माना तो ख़त्म हो गया, मगर अभी भी क्राइम इज़ रैम्पेंट इन कराची उसी किस्म की। अब वही चीज़ लाहौर में होनी शुरू हो गई है। जी 2 लोग मोटरसाइकिल पे आते हैं, गाड़ी रोकते हैं और कटो जी अपना आईफोन से पैसे कटो एंड हम कब खबरें पढ़ते हैं कि पुलिस ने पकड़ लिया, या इट्स इंक्रीजिंग। इसी तरीके के साथ जो फ्रॉड के केसेस हैं, इवन इन बिग कंपनीज फ्रॉड हो रहा है एवरीवेयर, एंड सो आई थिंक एक पाकिस्तानी की एक रेपुटेशन बन रही है अक्रॉस द वर्ल्ड कि लॉट्स ऑफ क्रिमिनलिटी इन आवर country and it's increasing. This happens out of frustration, out of job loss and out of ऊपर देख के जी वहाँ चोरी हो रही है अरबों रुपए की, तो हम लाखों रुपए की चोरी कर लें तो क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर कानून ऐसा है कि प्रोसिक्यूट ही कोई नहीं होता। अभी आपको पता है 100 में से केसेस जो कि करप्शन के हों या क्रिमिनलिटी के हों वो अदालतों में जाते हैं, 80-90 जो है % वो तो प्रोसिक्यूट नहीं हो पाते, और फॉर लैक ऑफ एविडेंस, बिकॉज आपकी पुलिस फोर्स इज़ ऑल्सो योर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी। दुनिया में प्रोसिक्यूशन अलग होती है, पुलिस अलग होती है। They are 2 separate departments. Police helps the prosecution with evidence and prosecution जाके argue करती है। यहाँ हम पुलिस ही evidence collect करती है, पुलिस ही argue करती है and so on, और तो we just not up to it। इसलिए judges due process देखते हैं, वो कहते हैं यार तुम तो केस ही नहीं प्रूव कर सके। लोग करते हैं कि यहाँ डिले करते हैं, पुलिस का भी इंटरेस्ट होता है कि डिले होता रहे, हाजिरियाँ लग दिया जान और वो पैसे खा लेते हैं पीछे नीचे, तो कोई कंक्लूजन तो होती नहीं। सो कानून यहाँ है ही नहीं। कानून सिर्फ पावरफुल का कानून है जी। वो चाहे तो आपको जेल में डाल दे, वो चाहे तो आप निकले, अदरवाइज आम आदमी के लिए कोई कानून नहीं है। एंड पैसा हो तो हर कानून आप बेंड कर सकते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कैसे अमीर लोग जो हैं वो निकल जाते हैं आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ लॉ, और वो किसी और कानून का सहारा लेके अपनी क्राइम से बच जाते हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन है इस मुल्क में। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, जॉबलेसनेस है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हो रही है, और करप्शन कम नहीं हो रही एट एवरी लेवल। तो मेरा ख्याल है दैट इज़ वाई पाकिस्तानीज़ जो यहाँ से निकलना भी चाहते हैं, या तो वो निकल रहे हैं यहाँ से बिकॉज उनको यहाँ उम्मीद नहीं नज़र आ रही है अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, और वो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जा नहीं सकते, बहुत सी पाबंदियाँ हैं, तो फिर वो कॉर्नर्स कट करते हैं, वीज़े फौज करते हैं, असाइलम सीख करते हैं, बोट्स के अंदर किश्तियों के अंदर बैठ के समुद्र तय करते हैं, अपनी जानें ताव पे लगा देते हैं, सो इस किस्म की डेस्परेशन हुई हुई है। अब आप सोचिए ना, ओवर 1 मिलियन पाकिस्तानीज़, nearly 800,000 Pakistanis are leaving Pakistan every year. अच्छा, उसमें से स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉलरशिप्स के ऊपर जाते हैं, एडमिशन्स लेते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, और वहाँ जाके यूनिवर्सिटी स्किप करके पहला फीस दी, स्किप करके और इलीगल इमिग्रेंट बन जाते हैं। So this is what's happening. This is why the British government, for example, उन्होंने ये कहा कि हमारी इलीगल इमिग्रेशन बहुत बढ़ रही है, स्पेशली फ्रॉम कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड सम अदर कंट्रीज, और हम इनको उठा के पकड़ के रवांडा भेज देंगे। तो फिर खैर वो नई गवर्नमेंट ने आके लेबर ने आके नहीं ऐसे, लेकिन उसके बाद प्रोटेस्ट जो हुए उसमें भी यही इशू उठाया गया। तो यही तो इमिग्रेशन इज़ अ बिग इशू। और इमिग्रेंट्स जो जा रहे हैं यहाँ से, देखिए 2 किस्म के इमिग्रेंट्स जाते हैं ना, एक वो ब्रेन ड्रेन डॉक्टर्स, स्किल्ड पीपल, उनको बड़े वेलकम करते हैं बिकॉज दे नीड स्किल्ड पीपल। अमेरिका में ज़्यादातर जो इमिग्रेंट्स हैं पाकिस्तान से जो गए हुए हैं वो डॉक्टर्स हैं, और या कोई प्रोफेशनल्स हैं, अब IT के जाने शुरू हो गए हैं, और या वो क्लास है जो कि वहाँ टैक्सीज चला रहे हैं, ठीक है, मगर लेबर नहीं है उस किस्म की। UK में तो वो सारी लेबर क्लास गई है, और मिडिल ईस्ट में लेबर क्लास गई है, उनकी ना तालीम है ना कुछ है, ऑल दे कैन डू इज बिल्ड ब्रिक्स, एंड देयरफॉर उनके जो स्टेक्स हैं दे आर नॉट द सेम एज पीपल हु आर रिचर एंड हैव बिगर स्टेक्स। तो वो गए हैं, उनको जेलों में भी डाल दें, उठा के वापस भेज दें, बिग डील, एनीथिंग इज बेटर देन पाकिस्तान। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी रेपुटेशन ग्रीन पासपोर्ट इज बिकमिंग रबिश, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तानीज आर बीइंग लुक्ड एट विद सस्पिशन। और ये जो इस्लामोफोबिया है, और हम फिर वो जो अपने आप को ज़रा सेल्फ राइटियस बनाने के लिए हम रिलीजन का सहारा लेते हैं, हम हर बात जो है अपने मज़हब के ऊपर डाल देते हैं कि हमारा मज़हब ये कहता है आप ऐसे करें, हमारा मज़हब ये, आप हमें अटैक करते हैं, आप हमारे मज़हब को अटैक करें, तो जिसकी वजह से फिर बैकलैश आती है कि आप तो अपना मज़हब इस्तेमाल करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जब आप क्रिमिनल चीज़ें करते हैं।
जी। ठीक, तो फिर वो आप इस्लामोफोबिया वो बन जाता है। तो ये एक किस्म की विशेष सर्कल में हम फंसे हुए हैं। अच्छा सिर साहब, ये रहनुमाई कर दें कि जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान का ये कहना है कि दहाइयों में ऐसा नहीं हुआ जो इन 2 सालों में हमने होते देखा, और फिर वो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ हमारा कैदियों के मुंतकिली के मुआहदे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन कैदियों को वापस नहीं लाया जा सका। तो किसे जवाबदेह बनाए इन चीज़ों के लिए? वापस इसलिए नहीं लाया जा सका, वो तो कहते हैं ले जाएं इनको, मगर ये कहते हैं कि आप भेज दें उनको अपने जहाज़ पे। वो कहते हैं अपने आप जहाज़ भेजें, हम इनको खड़ा भेज देते हैं आपके यहाँ। अच्छा। हम जहाज़ ही नहीं भेजते बिकॉज वी डोंट वांट देम बैक। अच्छा। वी डोंट वांट देम बैक। हम तो उनको वीज़े दे रहे हैं कि निकले यहाँ से, तो वी डोंट वांट देम बैक। ठीक। सो ये इस किस्म की सिचुएशन बनी हुई है। और देखो ना, अब आपने पहली दफ़ा ये सुना है कि यूएई में सबसे ज़्यादा जो बेगर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं। जी। अब असाइलम सीकर्स पाकिस्तानी, बेगर्स पाकिस्तानी, सियासत में इंडल्ज करने वाले, वन साइडेड अपनी सियासत पाकिस्तान की वहाँ ले जाने वाले पाकिस्तानी, ठीक है, असाइलम सीकर्स पाकिस्तानी, जेलों भरे हुए हैं पाकिस्तानियों के साथ। व्हाट आर वी डूइंग? दिस इज अ इंडिकेशन ऑफ स्टेट फेलियर। हम अपनी रियासत, हमारी हुक्मरान तबका, हमने हमारे लोगों का ख्याल नहीं किया। अब वो गुमराह हो गए, वो यहाँ से निकलना चाहते हैं, वन वे और द अदर दे विल कमिट अ क्राइम टू गेट आउट। इसीलिए पीआईए जहाज़ में से निकल के भाग जाते हैं, इसीलिए कश्तियों पे चढ़ जाते हैं, इसीलिए असाइलम सीख कर लेते हैं सर्वाइवल के लिए। उन्हें मुल्क में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, गैर यकीनी सूरत हाल है, और अश्योरेंस जिन्होंने देनी है उनको अपनी पड़ी है। इक़्तिदार के इतनी तेज़ी से मराहल तय होते हैं कि वो बेचारे जो अवाम है वो सोच रही है कि वो किधर जाएँ। खलीजी ममालिक की हुकूमतें पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कंप्लेन करती रही हैं कि पाकिस्तानी शहरी उनके ममालिक में गैर कानूनी सरगर्मियों और मकामी इक़्तिदार की खिलाफ वर्जियों में मुलविस पाए गए हैं। ये सब बातें जिनका नक्शा भी खींचा गया, ये पाकिस्तान के इमेज के लिए तबाहकुन है। जो अरबाब इख्तियार हैं उन्हें इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदेद, और सिटी साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बहुत ही अहम सवाल, मौजूदा सूरत हाल से बहुत रेलेवेंट, अब्दुल बड़ाई साहब लंदन से क्या जानना चाहते हैं? जब भी कोई नया चेयरमैन पीसीबी आता है, वो आते ही एक नई सिलेक्शन कमेटी ले आता है या कप्तान चेंज कर देता है। ये 3-4 ऐसी पोजीशंस हैं जो अवाम के सामने हैं, लेकिन इसके बरक्स जो क्रिकेट ब्यूरोक्रेसी है, जो पीसीबी में बैठे हुए लोग हैं, जो तमाम फैसले करते हैं, उनमें से बेशतर नॉन क्रिकेटर्स हैं। उन्हें कोई भी चेयरमैन आके तब्दील नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा एक पोजीशन से उठा के उसी दफ्तर में किसी दूसरी कुर्सी पे बिठा दिया जाता है। तो क्रिकेट की तनज़्ज़ुली के असल जिम्मेदार तो वो लोग हैं, उनको कोई चेयरमैन सैक करने की या चेंज करने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाता? ओए लंबा ही जवाब है इसका, मगर मुख्तसर कितने मिनट हैं? 4 मिनट। अच्छा जी, पहले तो मैं आपको बताऊं कि पीसीबी में और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड या वेस्ट या साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड या इंडियन क्रिकेट बोर्ड के फ़र्क क्या है पीसीबी में? पीसीबी इज़ अ सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडिपेंडेंस जब हुई थी तो उस वक्त क्रिकेट बोर्ड नहीं था पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने क्रिकेट बोर्ड बनाया। उस वक्त उसका नाम था बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान, BCCP, और उसको कॉपी किया था बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, BCCI। BCCI एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, प्राइवेट क्लब की रिप्रेजेंटेशन थी, जैसे कि इंग्लैंड में और साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में। सो दोज आर प्राइवेट क्लब्स, एंड प्राइवेट क्लब्स ने बनाया ICC, और ICC टू कंट्रोल ऑफ ग्लोबल क्रिकेट। अच्छा, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ जिम्बाब्वे वगैरह वगैरह, यहाँ गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल था इन एस्टैब्लिशिंग द क्रिकेट बोर्ड्स। सो गवर्नमेंट रिटेन्स अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द क्रिकेट बोर्ड्स। पहली बात तो ये। तो पाकिस्तान के अंदर वो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है ये पहले प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के पास एज चीफ पेट्रन, ये पहले दिन से ऐसे ही चल रहा है, और दैट्स द वे इट इज़। और उनके कुछ हक थे। वन वाज कि जो चेयरमैन जो है वो एक ऑनररी पोजीशन होगी, ऑल्दो इट विल बी चीफ एग्जीक्यूटिव, मगर ऑनररी पोजीशन होगी, और वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर लगाएगा डिपेंडिंग ऑन किस स्टेज पे वो थी। कि एक ज़माने में प्रेसिडेंट वाज चीफ पेट्रन, फिर प्राइम मिनिस्टर बन गया, फिर प्रेसिडेंट, अब फिर प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए गवर्नमेंट इंटरफेरेंस तो है। हालांकि ICC कहता है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, मगर उन्होंने एक्सेप्शन क्रिएट की हुई है फॉर कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान एंड श्रीलंका एंड बांग्लादेश एंड जिम्बाब्वे वगैरह वगैरह, और भी छोटे छोटे मुल्क हैं वहाँ गवर्नमेंट की एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इंटरवेंशन तो हो गई। अब गवर्नमेंट अगर साफ़ नहीं है, सिफारशी लोगों को लगाती है
और ड्यू प्रोसेस नहीं करती, तो फिर वी आर स्टक विद दिस प्रॉब्लम। इसलिए सबसे पहले आप देखिए कि इस वक्त तक जो चेयरमैन लगे हैं ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ पीसीबी, उसमें से सिर्फ 4 क्रिकेटर्स लगे हैं, बाकी सारे जजेस, जनरल्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस लगे हैं। और मैं परहैप्स द फर्स्ट जर्नलिस्ट जो लग गया था, और उसकी भी एक कहानी है, वो लगना नहीं था, कुछ और हो गया था। बहरहाल तो अब वो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वहाँ की कोई ब्यूरोक्रेसी है जो चलने नहीं देती। देखिए, ब्यूरोक्रेसी तो हर जगह पे होती है, मगर जब चेयरमैन आता है तो वो ब्यूरोक्रेसी को चेंज कर देते हैं। उसके जो कोर लोग हैं उनको वो चेंज कर देते हैं, वो कोट अनकोट अपने लोग लेके आते हैं। अगर तो वो सिफारशी लोग लेके आएँ तो बोर्ड नहीं चलता, गलतियाँ होती हैं। अगर वो कॉम्पिटेंट लोग लेके आएँ और मेरिटेड लोग लेके आएँ तो बोर्ड चल पड़ता है और काम शुरू हो जाता है। इसी तरीके के साथ फिर ये इसी किस्म के जो बोर्ड्स होते हैं वो फिर अपने प्लेयर्स के साथ भी इंटरेक्शन करते हैं, वो सिलेक्शन कमेटीज़ भी बनाते हैं। अगर बोर्ड साफ शफाफ हो, चेयरमैन जो है वो करप्ट ना हो, कॉम्पिटेंट हो, उसके अंदर स्किल्स हों और वो सिफारशी ना हो, तो फिर आप समझें कि लाइकलीहुड इज़ के सिलेक्शन कमेटी भी उसी किस्म की बनेगी और उसी किस्म के बाकी मैनेजर्स भी, रीजनल डायरेक्टर्स और ये है वो उस किस्म के वो लगाए जाएंगे। तो बड़ा रेयर हुआ है कि इस किस्म के चेयरमैन लगाए गए हों। हमेशा सियासी तौर पे अपॉइंटमेंट्स होती है। तो अब वो सियासी तौर पे अच्छी अपॉइंटमेंट भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तारीख़ में अच्छी अपॉइंटमेंट्स भी हुई हैं, बुरी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जब बुरी अपॉइंटमेंट होती है तो वो फिर थ्रू आउट सारा क्रिकेट बोर्ड ही गंद पड़ जाता है उसके अंदर। अच्छी अपॉइंटमेंट होती है तो कोई अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, वो अच्छे लोग आ जाते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, कुछ एफिशिएंसी आ जाती है एंड सो ऑन। तो सिलेक्शन कमेटी इज़ ओनली वन डायमेंशन, अपॉइंटमेंट ऑफ कोचेस इज़ अनदर डायमेंशन। थर्ड ये है कि क्या क्रिकेटर्स, फ़लसफ़ा का इशू भी है कि क्या क्रिकेटर्स जो होते हैं, स्पेशली स्टार्स जो रिटायर हो चुके होते हैं और उनकी बड़ी हैसियत होती है, दे आर स्टारडम, क्या उनको मैनेजरियल पोजीशंस में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। मेरी अपना मौक़िफ़ ये है कि उनको ना कोचेस लगाना चाहिए, ना उनको मैनेजरियल पोजीशंस में ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स लगाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ना उनकी उस किस्म की तालीम होती है टू बी मैनेजर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स या ऑपरेशनल मैटर्स। और जहाँ तक उनकी कोचिंग की सिचुएशन होती है, कोचिंग इज़ नाउ अ प्रोफेशन। It's a highly technical profession. Just because you've been a great fast bowler or a best batsman in the world doesn't mean that you can be a good batting coach or a good bowling coach. And obviously cricket has changed. उस ज़माने में जब वसीम अकरम और वकार यूनुस were the stars of Pakistan, तो उस वक्त बेसिकली टेस्ट क्रिकेट होती थी या वनडे होती थी। अब T20 इज़ द लीडिंग फॉर्मेट। बहुत सी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, ट्रेनिंग फ़र्क हो चुकी है एंड सो ऑन। न्यूट्रल अंपायर्स आ गए, उस वक्त तो अंपायर्स की हेल्प के ज़रिए भी लोग मैच के फॉर्चून्स कर लेते थे। तो अब और स्पेशली होम सीरीज़ में वेदर हेयर और अब्रॉड, तो बहुत सी तब्दीलियाँ आ गई हैं। तो ये कहना कि जी सिलेक्शन कमेटीज़ इशू नहीं, मैं आपको बताऊँ हमारे ज़माने में क्या होता था। हमारी ये कोशिश होती थी, क्योंकि मीडिया का बड़ा प्रेशर था कि हर प्रोविंस से एक सेलेक्टर होना चाहिए। अब ऑन फेस वैल्यू तो ठीक है, मगर क्रिकेट में तो मेरिट होनी चाहिए, प्रोविंशियल राइट्स नहीं होनी चाहिए, वहाँ मेरिट होनी चाहिए। मगर क्योंकि मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना स्ट्रॉन्ग केस बिल्ड करता है और लॉबीज़ बनी हुई हैं, तो देखना पड़ता है कि अच्छा चलो और कुछ नहीं तो एक सेलेक्टर जो है वो सिंध से होना चाहिए, एक बलूचिस्तान से होना चाहिए और एक पंजाब से होना चाहिए और एक KP से होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि बलूचिस्तान के अंदर क्रिकेट नहीं डेवलप की गई, ना हुई, और इंटीरियर सिंध के अंदर भी नहीं हुई। वहाँ तो स्टेडियम ही 10 साल का बंद पड़ा हुआ है, और क्योंकि वहाँ की लोकल गवर्नमेंट जो है वो PCB के हवाले नहीं करती। और PCB कहता है कि हमें दें, हम इसको ठीक करते हैं, यहाँ मैचेस लेके आते हैं। लोकल गवर्नमेंट कहती है हम नहीं देते और ख़ुद भी कुछ नहीं करते, इसलिए हैदराबाद स्टेडियम बंद पड़ा है। वहाँ हेलीकॉप्टर्स लैंड करते हैं फॉर पॉलिटिकल रैलीज। तो मतलब है इस किस्म के इश्यूज़ हैं। सिलेक्शन कमेटी इज़ वेरी क्रिटिकल, बट एट द सेम टाइम डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंसेस के ऊपर क्रिकेटर सेलेक्ट होते हैं फॉर द नेशनल टीम एंड फॉर प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, डोमेस्टिक क्रिकेट अगर गिर जाए उसका क्वालिटी, या वहाँ कोई अच्छा टैलेंट ना मिले तो फिर वो सारी स्ट्रीम जो होती है जो ऊपर जाती है वो ख़राब हो जाती है। अब हमारी क्रिकेट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन 18 और 16 डिफरेंट रीजन्स, जहाँ से प्लेयर्स लोकल क्लब्स जो हैं, प्राइवेट क्लब्स हैं, वो बनाते हैं और वो ऊपर भेजते हैं। अच्छा, खान साहब ने आके वो सारा तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा ये सब बंद करें, ऑस्ट्रेलियन सिस्टम ले आए यहाँ। ऑस्ट्रेलियन सिस्टम में 5 टीम्स थी, ये 6 टीम्स हैं। वो 32 मिलियन की पॉपुलेशन है, ये 40 मिलियन की पॉपुलेशन है। यहाँ 250 मिलियन की पॉपुलेशन है और इतना टैलेंट है ऑल ओवर द कंट्री। यू कांट हैव 5 टीम्स।
यू नीड मोर टीम्स फॉर मोर कंपटीशन, ताकि बेहतर जो क्रेम द ला क्रेम है, जो क्रीम है, वो निकले बीच में से। और आजकल आपने देखा कि सबसे ज़्यादा टैलेंट जो आ रहा है, एक ज़माने में पंजाब से आता था, अब सबसे ज़्यादा टैलेंट केपी से और फाटा से आ रहा है, बिकॉज वहाँ स्पॉन्टेनियस और बड़ी पैशनेट किस्म की क्रिकेट डेवलपमेंट हो रही है। हालांकि पेशावर का जो मेन क्रिकेट स्टेडियम है वो ना खान साहब की गवर्नमेंट ने उसको ठीक किया, ना पीसीबी को ठीक करने देते, तो इस किस्म के इश्यूज भी चलते रहते हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और प्रोविंशियल टर्फ वॉर्स और इस किस्म की चीज़ें। मैं तो सख्त खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि फ़ॉरेन कोचेस प्रोफेशनल होते हैं, वो सिफारिशें नहीं लेते और वो डिसिप्लिन कायम करते हैं। इसलिए आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड फॉरेन कोचेस। आई हैव नेवर सपोर्टेड लोकल स्टार्स, एक्स स्टार्स टू बी कोचेस। हाँ, एज एम्बेसडर्स, एज पब्लिसिटी gainers, as influencers, yes, they should be given jobs, but they should not be made coaches and they should not be made mentors. Mentoring is like a coaching. उसकी भी mentoring क्या आप करेंगे? आपके ऊपर आधे लोगों के बोल तो पुराने इल्ज़ाम हैं जो अभी तक वो डॉज नहीं कर सके। तो मुझे उनकी बड़ी इज्जत है when they were playing. Some were captains, in fact a lot of them were captains and brilliant players. And they're great service to Pakistan. We should recognize those services, pay them accordingly on retirement, and include them in commentaries and in ambassadorships, cricket ambassadors, and pay them for their services. Because जब वो खेल रहे थे उनको इतने पैसे नहीं मिलते थे, and yet they were stars, and they are stars. मगर ये कि जी उनको coaches लगा देना और उनको mentors लगा देना, I don't think that's a good idea. But that's my personal view, my personal experience. ठीक है, इस सवाल के जवाब में सिट साहब आपने मैदान के चारों तरफ अच्छी शॉट्स खेल दी हैं। लेकिन टॉपिक है, जाहिर है इस गेम। देखिए मैंने 5 साल मुझे वहाँ खिदमत का मौका करने का मौका मिला और मार खाई है, मार खा खा के सीखा हूँ कि क्या गलत है और क्या सही है। हाँ, कहते हैं ठुड्डे खा खा के गोल होता है बंदा। बहरहाल पीसीबी का इशू या क्रिकेट का इशू जिस तरह से सेठी साहब के दिल के करीब है, उसी तरह से बहुत से पाकिस्तानी इस गेम को बहुत दिल से सोचते हैं, इसीलिए तकलीफ महसूस करते हैं और अपने सवालात भेजते हैं। और भी कोई सवाल आपके जहन में हो तो ये नंबर है आपके सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें।